आपकी बेटी की अपनी खुशियों से भी ज्यादा जरूरी डैड। कृति ने अपनी नजरें अपने डैड के चेहरे पर गड़ा दी, लेकिन कृति के डैड ने अपना चेहरा फेर लिया और बोले, हाँ क्योंकि तुम्हारे लिए यही सही है। मगर डैड, कृति आगे कुछ बोलती इससे पहले उसके रूम के दरवाजे पर नॉक होने लगा। अब आगे कृति एक नज़र अपने डैड को दिखाती है और फिर अपने रूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है वहाँ एक लड़का खड़ा था जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अजीत, तुम आ गए, कहकर कृति उसके गले लग गई। अजीत ठाकुर विक्रम मित्तल का वही दोस्त था जिसने विक्रम को खून में लथपथ देख उसका खून खौल गया था। कृति, ये कौन है? मिस्टर देसाई ने जब अपनी बेटी कृति को किसी अनजान लड़के के गले पड़े देखा तो गुस्से से चिल्ला उठे। डैड, ये कृति कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। डर से उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। हो भी क्यों ना, आखिर कोई भी लड़की चाहे जितनी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो अपने पिता के सामने उसकी जुबान लड़खड़ाने लग ही जाती है। कृति, क्या हुआ? कौन है ये लड़का? और इस तरह तुम दोनों? वो भी। मिस्टर देसाई एकदम से चुप हो गए क्योंकि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अजीत ने कृति का हाथ कसकर पकड़ लिया था और फिर वो एकदम से सुन्न होकर सोफे पर बैठ गए और अपना सिर पकड़ लिया। ये क्या किया कृति तुमने? तुम किसी और से, कहते हुए मिस्टर देसाई चुप हो गए। मिस्टर देसाई के चुप होते ही कृति उनके पास आई और उनके सामने जमीन पर बैठते हुए बोली, डैड, आई एम सॉरी, मगर मैं। कृति कहते हुए मिस्टर देसाई का हाथ पकड़ने लगी तो मिस्टर देसाई ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए झटके से उठ खड़े हुए और गुस्से से बोले, हमें कुछ नहीं सुनना कृति, लेकिन अब तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम्हारी शादी किंग से होनी तय है तो उनसे ही होकर रहेगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस लड़के को भूल जाओ। कहते हुए मिस्टर देसाई गुस्से से अजीत को घूरने लगे। डैड, ये तुमने सुना नहीं कृति, तुम्हारी शादी किंग से ही होगी। लेकिन अंकल, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो आप क्यों? अजीत आगे कुछ बोलता, इतने में मिस्टर देसाई ने उसकी कॉलर पकड़ ली और गुस्से से बोले, लड़के, तुमने जितनी ये दुनिया नहीं देखी है ना, उससे ज्यादा मैंने अपने बाल पकाए हैं। तो मुझसे ज्यादा बेहतर मेरी बेटी के लिए क्या सही होगा ये कोई नहीं जानता, तुम भी नहीं। और कृति की बेहतरी किंग से शादी करने में है, कहकर मिस्टर देसाई ने उसकी कॉलर झटके से छोड़ दी, जिससे अजीत कुछ पल के लिए लड़खड़ा गया और फिर नीचे गिर गया। डैड, कृति भागती हुई अजीत को उठाने को हुई कि तभी मिस्टर देसाई गरज कर बोले, वहीं रुक जाओ कृति, अगर तुमने उसकी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। और लड़के, अगर भलाई चाहते हो तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, मिस्टर देसाई ने कहा। तो कृति नम आंखों से अजीत की तरफ देखने लगी, फिर पलटकर मुंह फेर लिया। अजीत एक नज़र उन दोनों को देखकर वहां से बाहर चला गया। उसके जाते ही मिस्टर देसाई बोले, कृति, तैयार हो जाओ, हम आज ही तुम्हारी किंग के साथ सगाई करेंगे। कहकर मिस्टर देसाई बाहर जाने को हुए तो कृति बोली, क्यों डैड, आखिर क्यों आप हमारी शादी किंग से करवाना चाहते हैं, क्यों? मिस्टर देसाई कुछ जवाब देते तभी एक आवाज गूंजी, हम वजह बताते हैं आपको। वो आवाज सुन मिस्टर देसाई ने दरवाजे की ओर देखा। वहां रुद्राक्ष अपनी दोनों जेब में हाथ डाले खड़ा था, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा भावहीन था। कृति एकटक रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। वजह है कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, वजह है कि हमारी दादी ऐसा चाहती हैं। मानते हैं हम कि ना तो हम आपसे मोहब्बत करते हैं और ना ही आपसे ये शादी करने में ज़रा भी दिलचस्पी है, मगर हमारी दादी माँ की शर्त है कि हमें आपसे शादी करनी होगी, क्योंकि आप हमारी दादी माँ की सहेली की पोती हैं और ना चाहते हुए भी हमें आपसे ये शादी करनी पड़ेगी, और वो भी 3 दिन में। और जैसा कि आपके पिता ने कहा कि आज ही हमारी सगाई होगी तो आज ही होगी, और अब हम भी इस शादी को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते, तो शादी 3 दिन बाद होगी। और हाँ, आप तैयार हो जाए, आप हमारे साथ बाहर चल रही हैं, हमारी सगाई है ना, और फिर 3 दिन में शादी तो खरीदारी करनी बनती है। कह रुद्राक्ष वहां से निकल गया। मिस्टर देसाई ने एक नज़र अपनी बेटी को देखा, फिर मन ही मन बोले, कृति बेटा, हमें माफ कर दो, मगर तुम्हारी शादी किंग से करना मेरी मजबूरी है। अगर मैं चाहूँ भी तो तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं करवा सकता, क्योंकि सोचते हुए उनकी आंखें नम हो गई। एक मॉल के बाहर लोगों की बड़ी भारी भीड़ जमा थी, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि आज किंग अपनी मंगेतर यानी क्वीन को लाने वाले हैं। कृति, रुद्राक्ष और अपने पिता मिस्टर देसाई के कहने पर आने को तैयार हो गई थी, मगर वो अब भी अजीत के बारे में ही सोच रही थी।
जब उनकी कार एक बड़े से मॉल के बाहर आकर रुकी, रुद्राक्ष ने एक नज़र अपने बगल में बैठी कृति की ओर देखा, फिर अपनी तरफ का डोर खोलकर बाहर आया। दूसरी तरफ का दरवाजा अंकित ने जल्दी से आकर खोला तो कृति सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखें नम थी। उसने सिर उठाकर अंकित की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले बाहर निकल आई। रुद्राक्ष भी कृति के बगल में आकर खड़ा हुआ और उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद के नजदीक कर लिया और उसके कान में धीरे से बोला, कृति बेबी जरा मुस्कुराए और ऐसे दिखाए कि हमारे बीच सब परफेक्ट है। रुद्राक्ष ने कहा और कहीं देखते हुए उसके गाल पर हल्के से चूम लिया। ये देख कृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने नजर उठाकर रुद्राक्ष की ओर देखा जो कहीं देख रहा था, क्योंकि उस वक्त वहां उनके अलावा रुद्राक्ष की दादी माँ का भरोसेमंद आदमी खड़ा था जो उनका वीडियो बना रहा था और जिसे रुद्राक्ष ने देख भी लिया था। वहीं दूसरी ओर रश्मि अपने नन्हे नन्हे दोस्तों के साथ उसी मॉल के सामने से गुजर रही थी जब उसकी नज़र एक गरीब औरत पर पड़ी जो इस वक्त जमीन पर गिरी थी और रुद्राक्ष के गुस्से का असर झेल रही थी। हुआ ये था कि जब रुद्राक्ष का ध्यान अपनी दादी माँ के आदमी पर था तो गलती से एक गरीब लाचार औरत रुद्राक्ष से टकरा गई थी। रुद्राक्ष कुछ करता अंकित ने उसे नीचे धक्का देकर गिरा दिया था। ए बुढ़िया, दिखता नहीं है तुमको कि किंग यहाँ खड़े हैं और तुम उन्हें धक्का दे रही हो? अंकित गुस्से से बोला। रहम मालिक रहम। उस बूढ़ी औरत ने रुद्राक्ष का पैर पकड़ लिया था और यही चीज इस वक्त रश्मि देख रही थी। रश्मि की नज़र रुद्राक्ष पर पड़ते ही रश्मि का गुस्सा फिर बढ़ गया था। उसे फिर से वो सब याद आने लगा था। वो आगे आने को हुई कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज गूंजी, रुद्र बेबी लीव हर, छोड़ो उसे, माफ कर दो ना प्लीज मेरे लिए। रश्मि ने जब कृति की आवाज सुनी तो एक पल के लिए ठिठक गई। हालांकि उसे कृति का चेहरा नजर नहीं आया था, मगर उसे लगा था कि कृति भी उसकी तरह एक नर्मदिल इंसान है। शायद अब ये किंग उस औरत को छोड़ दें, इसलिए वो मुड़कर वापस जाने लगी। लेकिन तभी वहां एक जोरदार चीख गूंजी। वो औरत जमीन पर खून में लथपथ पड़ी हुई थी और रुद्राक्ष इस वक्त उस पर नीचे झुका हुआ था, जिसे देख रश्मि के दिल में रुद्राक्ष के लिए नफरत फिर से जाग चुकी थी। और तभी रुद्राक्ष की भी नज़र रश्मि के ऊपर पड़ गई, जो इस वक्त बिना कुछ रिएक्ट किए उस औरत को देख रही थी। रश्मि को देख एक बार के लिए रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे फिर से सब कुछ याद आने लगा था। फ्लैशबैक समाप्त। वर्तमान में रश्मि अपने यादों में खोई हुई खिड़की पर खड़ी तारों से भरा आसमान देख रही थी जब उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए, जिससे वो एकदम से चौंक जाती है। तभी उसे किसी की गर्म सांसें अपने कानों के पास महसूस होने लगी। क्या हुआ बीवी, आप हमारे बारे में सोच रही थी? कहकर रुद्राक्ष ने रश्मि के कान के पास हल्के से चूम लिया, जिसे महसूस कर रश्मि एकदम से रुद्राक्ष के हाथ को अपनी कमर पर से हटा देती है। दूर रहिए हमसे, हमने पहले भी कहा है, एक बार फिर कह रही हूँ, हम आपसे नफरत करते हैं और इतनी नफरत की किसी ने किसी से नहीं की होगी। इतनी नफरत की हम आपका चेहरा भी देखना नहीं चाहते। इतनी नफरत की हमें अब खुद से घृणा होने लगी है कि हम आपकी पत्नी हैं। इतनी नफरत की अब हमारा खुद पर से विश्वास तक उठ गया है। इतनी नफरत की हम इस शादी को नहीं मानते। इतनी नफरत की हमारी शादी ही अब हमारी बदकिस्मती हो गई है, और ऐसी बदकिस्मती कि हम ना इसे निकल पा रहे हैं और ना जी पा रहे हैं। घुटन होने लगी है हमें, नहीं जीना चाहते हैं हम। कहते हुए रश्मि जोर जोर से रोने लगी। रश्मि की बातें सुन रुद्राक्ष के सीने में भी कुछ चुभने लगा। उसे अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था। वो आगे बढ़ने को हुआ ताकि उसे अपने सीने से लगा सके, कुछ सुकून पा सके और रश्मि को भी कुछ सुकून दे सके। लेकिन रश्मि पीछे हटते हुए बोली, दूर रहिए, हमने कहा दूर रहिए हमसे। आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या कि हमें आपके पास नहीं रहना? नफरत है हमें आपसे। कहते हुए रश्मि रोते हुए वॉशरूम में भाग गई और अंदर से उसने दरवाजा बंद कर लिया और उसी दरवाजे से टिककर नीचे बैठ गई और अपना सिर अपने घुटनों में छुपाकर रोने लगी। दूसरी तरफ रुद्राक्ष ने अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। इस वक्त उसकी क्या हालत थी ये सिर्फ वही समझ सकता था। वो वैसे ही खड़ा कुछ देर वॉशरूम का बंद दरवाजा देखने के बाद वो कबर्ड से अपने कपड़े लेकर कमरे से बाहर निकल गया और फिर स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद जब रश्मि बाहर आई तो देखा कमरे में कोई नहीं था। वो दरवाजे के पास आए और दरवाजा अंदर से चिपकाकर लाइट ऑफ करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर में उसकी आंख भी लग गई। रात के 3 बज रहे थे। जब रश्मि के कमरे का दरवाजा खुला और एक साया अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा।
जो धीरे धीरे रश्मि की तरफ ही बढ़ रहा था। अंधेरे की वजह से उस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो शख्स रश्मि के बिल्कुल सामने आया तो कमरे की हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखने लगा। वो रुद्राक्ष ही था जो इस वक्त बेचैन नजरों से रश्मि को देख रहा था। फिर कुछ देर बाद वो सोफे पर जाकर लेट गया, मगर उसकी नजरें अब भी सोती हुई रश्मि पर ही थी। फिर कुछ देर में रुद्राक्ष भी सो गया। अगली सुबह रश्मि के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जब रश्मि वॉशरूम में थी, रुद्राक्ष अभी भी सो ही रहा था। जब दरवाजे पर दस्तक होने लगा, भाभी, रश्मि भाभी, दरवाजे पर नंदनी की आवाज थी। रुद्राक्ष उठा और सबसे पहले उसकी नजर बिस्तर पर गई, जहां रश्मि नहीं थी। वो एक नजर वॉशरूम के दरवाजे को देख दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर दरवाजा खोल बोला, नंदू तुम यहाँ इतनी सुबह? इतनी सुबह कहाँ रुद्र भैया, अभी तो 7 बजे हैं। वैसे भी माँ ने भाभी को बुलाया है तो हम बस उन्हें बुलाने आए हैं। वैसे कहाँ है भाभी? कहते हुए नंदनी कमरे के अंदर नजर दौड़ाने लगी, जिसे देख रुद्राक्ष बोला, वॉशरूम में है तो जाओ, अभी कुछ देर में रश्मि नीचे पहुंच जाएगी। कहकर रुद्राक्ष ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तब तक रश्मि वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। उसने हल्के हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन बाल अभी भी उसके गीले थे, जिसे वो शीशे के सामने खड़ी होकर सुखा रही थी। रुद्राक्ष ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया, लेकिन रश्मि की नज़र पड़ते ही वो वहां से सीधा वॉशरूम में चला गया। कुछ देर में रश्मि भी नीचे तैयार होकर आ गई। सभी लोग इस वक्त नीचे बड़े से हॉल में थे। रुद्राक्ष की दादी, नंदनी की माँ सुगंधा जी और उनके पति अधिराज जी, रुद्राक्ष की चाची शिलाखा जी और उनके पति बलवंत जी, कामिनी और नंदनी बैठे हुए थे। बलवंत जी अधिराज जी के छोटे भाई थे, लेकिन अंगद रुद्राक्ष से बड़ा था, इसलिए बलवंत जी को अपनी माँ का फैसला पसंद नहीं आया था। वो चाहते थे कि उनका बेटा अंगद ही सब कुछ संभाले, लेकिन हर बार रुद्राक्ष ने ही अंगद से हर चीज में बाजी मारी ली थी। रुद्राक्ष पूरे एशिया का किंग बन गया, लेकिन अंगद बस युवराज तक ही पहुंच पाया, और अब रुद्राक्ष यहाँ पर भी सब कुछ संभालने वाला था, जिस कारण बलवंत जी, कामिनी, शलाखा जी और अंगद सभी नाखुश थे। रश्मि को देखते ही रुद्राक्ष की दादी मुस्कुरा दी। रश्मि उन सब के पास आई और सबसे पहले रुद्राक्ष की दादी के पैर छुए, फिर अधिराज जी और सुगंधा जी के पैर छुए। उसके बाद वो शलाखा जी और बलवंत जी के पास आए और उनके पैर छुए। फिर सुगंधा बोली, रश्मि हमें बहुत खुशी है कि अब से आप और रुद्र हमारे साथ यहाँ रहने वाले हैं, और माँ हम बहुत 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 खुश हैं जो आपने रुद्र को रोक लिया। थैंक यू माँ, थैंक यू। सुगंधा जी ने कहा तो शलाखा जी का मुंह चिढ़ गया, लेकिन बलवंत जी ने उनकी हाथ पर अपना हाथ रख उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर अपनी माँ की ओर देखते हुए बोले, हाँ माँ, सुगंधा बिल्कुल सही कह रही है। रुद्र को रोककर आपने बहुत अच्छा किया। अब लग रहा है कि हमारा परिवार पूरा हो गया है। बलवंत जी बोले तो कामिनी और शलाखा जी उन्हें घूरकर देखने लगे। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। दोस्तों, ये था इस कहानी का वो हिस्सा जो आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या रुद्राक्ष और रश्मि एक दूसरे को पहले से जानते थे, और क्यों रश्मि रुद्राक्ष से नफरत करती है। दूसरा, रुद्राक्ष क्यों कृति से शादी करने जा रहा था, जबकि उसके दिल में कहीं ना कहीं रश्मि बस चुकी थी। तो अब ये फ्लैशबैक खत्म हुआ। उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और रही बात रुद्राक्ष की, तो उसके लिए उसकी दादी माँ की कही हर बात पत्थर की लकीर है। तो अब आप सब तैयार हो जाएं, क्योंकि अब बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है रुद्राक्ष और रश्मि के बीच बढ़ती नज़दीकियां, जो आपको जल्दी ही कहानी में दिखने वाली है। और मुझे लगता है कि आप सब इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो। हालांकि रश्मि अभी रुद्राक्ष को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन रुद्राक्ष को जल्दी ही रश्मि से अपने प्यार का एहसास होने वाला है। आज का भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।